हेलो दोस्तों, एडवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं के तिवारी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पार्टी का जो सिविल सेवा में सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी एडवा क्लासेस के साथ अपनी शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट के हम लोग एक एक चार्टर एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके क्या प्रावधान दिए गए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चार्टर एक्ट पढ़ना क्यों आवश्यक है? चार्टर एक्ट पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए इन चार्टर एक्ट को समझना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्टर एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कंपनी को जो है तो पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था महारानी के ही द्वारा, और 1764 और 1757 में बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को भारत पर कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। कंपनी को एकाधिकार प्राप्त करने के लिए कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देना पड़ता था वार्षिक रूप से। लेकिन 1773 तक कंपनी के हालात ऐसे आ गए थे कि अब कंपनी को 1 लाख पाउंड का लोन ब्रिटिश सरकार से उल्टा मांगना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ? कई सारे कारण थे। एक तो बंगाल का अकाल हुआ, उसके कारण कंपनी के राजस्व में काफी कमी आई। 3 साल का आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1767 से 1769 तक, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कंपनी के अधिकारी भी भ्रष्ट थे, तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण जो है तो कंपनी को घाटा हो रहा था। इस कारण कंपनी को 1 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा, ब्रिटिश सरकार से मांगना पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम लोग कंपनी को रेगुलेट करते हैं, तो उसने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन पास करता था? ब्रिटिश संसद पास करती थी। यह कंपनी को नियंत्रित करने वाला पहला कदम था। ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने वाला यह पहला कदम था। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्षों तक चला और यह एक ही गवर्नर जनरल के शासनकाल तक चला, वो थे वारेन हेस्टिंग। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता प्राप्त हो गई। तो हम लोग समझते हैं इस कंपनी की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, एक एक करके अच्छे से आप समझेंगे। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बदल दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की शक्ति मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की शक्ति से अधिक थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कहां पर स्थापना की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। इसमें जो है तो एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 4 न्यायाधीश हुए, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इससे जो है तो इसी एक्ट के द्वारा हम लोग मान सकते हैं कि न्यायिक प्रणाली का भारत में विकास आरंभ हो गया। न्यायिक प्रणाली। तो कोई पूछ लेता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया गया, यानी निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी अब नहीं कर सकते थे। और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर भी इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा गया, क्योंकि कर्मचारी जो होते थे वो भ्रष्ट हो गए थे, वो अपने लिए कार्य ज्यादा करते थे। इस कारण जो है तो कंपनी ने जो है तो इनके निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, इनका गठन किया गया और ये कार्य करते थे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य क्या था? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। इसके बाद आता है 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट।
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया। अब व्यापारिक मामला कौन देखता था? निदेशक मंडल देखते थे, और राजनीतिक मामले देखते थे नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई इस एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 6 सदस्य, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे, और राज्य सचिव भी जो है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष होने के हकदार थे, यानी हो सकते थे। राज्य सचिव जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हो सकते थे। तो 1784 का एक्ट किन मामलों में महत्वपूर्ण है? पहला बात होता है कि पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है कंपनी पर, यानी ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश संसद का इस पर कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण कब होता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पूछा जा सकता है कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य कब अलग किए गए थे या किस एक्ट के द्वारा अलग किए गए थे? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुई? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एक्ट का क्या महत्व था? इसने जो है तो भारत में ब्रिटिश का पहली बार आधिपत्य कर दिया, यानी ब्रिटिश सरकार का अब ज्यादा आधिपत्य हो गया कंपनी से ज्यादा, यानी कंपनी पर नियंत्रण हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार जो है तो भारत पे आधिपत्य कर लिया, यानी शासन करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने जो है तो कंपनी के मामलों और भारत में प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। इससे यानी ब्रिटिश सरकार अब पावरफुल हो गई, यानी भारत में जितने भी कंपनी के मामले, जो कंपनी थी वो सब प्रशासन का कार्य ब्रिटिश सरकार के अधीन आ रहा था धीरे धीरे। इसके बाद 1786 में गवर्नर जनरल को एक और पावर दी गई थी। वह पावर थी कि वह परिषद के निर्णय को कुछ मामलों में बदल सकता था। वह मामले कौन थे? सुरक्षा, शांति और ब्रिटिश के हितों, यानी ब्रिटिश के हित को कोई प्रभावित कर रहे हैं अगर मामले, सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं या शांति को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल, जो परिषद बनाई थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसके जो है तो निर्णय को बदल सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बनता है 1786 में भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, और वह अपनी शर्तों के आधार पर पद ग्रहण करता है। कॉर्नवालिस सेना का आदमी था और उसकी शर्त थी कि वह कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल के दोनों का अधिकार उसके पास हो। तो ऐसा किया गया 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, इसने जो है तो कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कंपनी अब अगले 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती थी, यानी 1793 से लेके 1813 तक कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया इस एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा निजी व्यापारियों को पूर्व में अधिकार व्यापार करने का भी छूट दी गई, और यह छूट थी 3000 टन तक जो है तो व्यापार कर सकते हैं निजी व्यापारी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य व्यापारी 3000 टन तक का व्यापार पूर्व में कर सकते थे। फिर नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाना था वह भारत से होने वाली आय से दिया जाने लगा, यानी कंपनी ने, ब्रिटिश संसद ने यह निश्चित कर दिया कि कंपनी जो है तो क्या करेगी, जो भारत से आय होगी उसी से जो है तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन देगी। इसके अलावा जो ब्रिटिश सेनाओं का जो खर्चा होगा वह भी भारत से होने वाली आय के द्वारा ही दिया जाना था। तो ये 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रबंध किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारत से होने वाली आय से दिया जाने लगा। तो ये कब पूछ लिया गया क्वेश्चन कि कब ऐसा प्रावधान किया गया था कि भारत से होने वाली आय के द्वारा ही ब्रिटिश कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा? तो 1793 का चार्टर एक्ट है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार युद्ध और शांति के मामले में जो अन्य गवर्नर प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर से ऊपर कर दिया, यानी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी से ऊपर युद्ध और शांति के मामले में गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ा दी गई इस एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में जो शक्तियां दी गई थी वह अब शक्तियां अब भारत के जो भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल होने थे बंगाल के या प्रेसिडेंसी के, उनके लिए भी बढ़ा दी गई थी।
इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसको कंपनी की पतन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। यानी कि ये कहा जाए कंपनी के जो तो शासन की पतन कब से शुरू हो गया था भारत में, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1813 का चार्टर एक्ट था, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा कंपनी की शक्तियों को व्यापार पर भी एकाधिकार को अब कम कर किया जाने लगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश संसद जो है तो भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने लगी। इसके लिए उन्होंने शैक्षिक नीति लाई और कहा कि कंपनी को 1 लाख वार्षिक जो है तो साहित्य के पुनरुत्थान और शिक्षा पर खर्च करने का निर्देश दे दिया कि कंपनी जो है तो 1 लाख रुपए वार्षिक जो है तो साहित्य के पुनरुत्थान और शिक्षा पर खर्च करेगी और पाश्चात्य शिक्षा को भारत में प्रसारित करेगी। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने का अधिकार दे गया, यानी कि ईसाई मिशनरी भारत में आकर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। इसकी भी छूट 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दे दी गई। 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा जो तो स्थानीय सरकार को कर एकत्र करने का भी अधिकार दिया गया और कर न देने पर दंड देने जैसे अधिकार भी स्थानीय सरकार को दिए। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कंपनी के पतन की शुरुआत कब हुई, कब से देखा जा सकता है पतन की शुरुआत, तो 1813 का। ईसाई मिशनरी भारत में काम करने का अधिकार कब दिया गया, वो भी 1813 के। साथ ही साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट से लगभग कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी का बना रहा। बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के खत्म कर दिए जाते हैं। किस एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, इसकी क्या खास बातें थी उसको समझ लेते हैं। कंपनी का व्यापारिक संस्थान के रूप में पूर्ण खात्मा कर दिया गया, यानी कि उसके सारे लगभग व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार अभी था वो भी अब इस एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी जो है तो व्यापारिक रूप में न रहकर एक राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दी गई। तो पूछा गया अगर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, तो आप लोग बता देंगे कि व्यापारिक संस्थान के रूप में खात्मा करके इसको राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिए। या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक संगठन के रूप में कंपनी कब परिवर्तित हो गई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वो तो बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा या कब बना, तो 1833। तो 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही 1833 का चार्टर एक्ट आया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था पहले, वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। यह भी ध्यान रखिए आप लोग कि कौन सा चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल या किस गवर्नर जनरल के आया, चाहे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो या भारत के। तो आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखिए कि कौन से किस एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल था। 1813 के समय कौन था, 1793 के समय कौन था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब आया उस समय कौन गवर्नर जनरल था। ये सारी चीजें आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अठारह के गवर्नर ने जो है तो रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी वह सभी उद्देश्यों और सभी स्थानों के लिए अब कानून बनाने का अधिकार इसको प्राप्त हो गया। यानी काफी ज्यादा गवर्नर जनरल और उसकी
जो कार्यकारी के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई। लिमिटेशन यह थी कि वह ब्रिटिश शासक के जो अधिकार थे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उसका अतिक्रमण भी गवर्नर जनरल नहीं कर सकता था। और इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले को कानून सदस्य के रूप में भारत भेजा गया, यानी एक नए सदस्य जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें एक नए सदस्य को जोड़ा गया और कानून सदस्य के रूप में, और वो लॉर्ड मैकाले पहला जो है तो कानून सदस्य के रूप में भारत आता है 1833 में। और इस एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा कर एकत्र करने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। 1813 के द्वारा जो स्थानीय सरकारों को कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था वह अब पुनः भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया है, केंद्रीकरण कर दिया गया कर एकत्र करने की शक्ति को। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट की क्या खास विशेषताएं हैं उसको समझ लेते हैं। यह कंपनी को यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को दिए जाने वाला चार्टरों में यह अंतिम चार्टर था। यानी कोई पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को कौन सा चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, तो था 1853 का चार्टर एक्ट, और यह आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो 1853 का चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी। उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को जो तो 20 साल का अब अधिकार नहीं दिया गया, यानी जो कंपनी को 20 साल का अधिकार दिया जाता था, 1793 से ही ये शुरुआत हो गई थी, हर 20 साल में के लिए अधिकार बढ़ा दिया जाता था कंपनी का, वो 1853 में नहीं दिया गया। इससे समझ में आ गया था कि अब जो है तो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार कभी भी भारत में कंपनी के हाथ से शासन ले सकती है, छीन सकती है और अपने नियंत्रण में कर सकती है, तो इस जो तो 1853 के चार्टर एक्ट से इस बात का पता चल गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या 24 थी उसको घटाकर इस एक्ट के द्वारा 18 कर दिए, जिससे जो है तो गवर्नर जनरल की शक्ति में भी वृद्धि हुई। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, यानी खुली प्रतियोगिता के आधार पर ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इससे जो है तो भारतीयों को भी उच्च पदों पर पहुंचने के रास्ते खुल गए, उच्च पदों पर पहुंचने के रास्ते। इसी को हम लोग सिविल सेवा कहा जाता है, सिविल सेवा, यानी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी, उसका जो है तो आयोजन करने के लिए 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था। और इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसमें 1854 में लॉर्ड मैकाले जो है तो इसके समिति के अध्यक्ष बने। तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में जो है तो मैकाले समिति का गठन किया गया। तो पूछा गया कि अंतिम चार्टर कौन था, तो 1853 का अंतिम चार्टर था जो कंपनी को दिया जाना था ब्रिटिश संसद के द्वारा। कोई कभी भी पूछा गया कि चार्टर एक्ट कौन पास करता था, तो वो ब्रिटिश संसद पास करती थी। किसके लिए पास करती थी? कंपनी के लिए। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानून सदस्य होता था, यानी कि 1833 के द्वारा 1833 में कानून सदस्य को जोड़ा गया था। तो ये कानून सदस्य था, उसको अब बैठक में हिस्सा लेने और वोट देने का भी अधिकार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। 1833 में कानून सदस्य की स्थापना, कानून सदस्य को कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया था, लेकिन 1853 में उसको बैठक में हिस्सा लेने और वोट देने का अधिकार भी दिया गया। यानी इसके पहले उसको बैठक में हिस्सा लेने और वोट देने का अधिकार नहीं था, जो अब 1853 के द्वारा दे दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी जगह दी गई, जिसमें 6 सदस्य स्थानीय प्रतिनिधित्व से आ सकते थे, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय थी। उच्चतम न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश, यानी 2 सदस्य हो गए ये, और 4 सदस्य जो होते थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रेसिडेंसी से चुनकर आने थे। यानी ये एक एक करके एक सदस्य हर प्रेसिडेंसी से चुनकर आने थे। इस प्रकार जो केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हुआ। किस एक्ट के द्वारा? अगर पूछ लिया गया किस एक्ट के द्वारा, तो 1853 के एक्ट के द्वारा। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि हमारे इस एक्ट से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कलकत्ता में
उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? चलिए बताइए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, या 1813 की चार्टर एक्ट से? बताइए किस एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, पहले ही एक्ट में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1833 में चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है या है? ये 3 कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। 1853 यानी 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे जो इसमें दिए हैं, देख के बताइए। पहला क्या है कथन? कंपनी के राजनीतिक संगठन, कंपनी को राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया गया। तो याद करिए, कंपनी को राजनीतिक संगठन के रूप में किस एक्ट के द्वारा बदला गया था? 1833 के एक्ट के द्वारा ही बदला गया था, जिसमें जो है तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उसको पूर्णतः जो है तो राजनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, यह भी 1833 के एक्ट के द्वारा ही हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 के एक्ट के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। हाँ बिल्कुल सही। यदि पूछा गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी कि 1 2 3 सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं किस एक्ट की हैं? चलिए बताइए, किस एक्ट में जो है तो कंपनी को पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला, किस एक्ट को कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला एक्ट कहा जाता है? और किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो है तो अलग अलग कर दिया गया था? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट? ये तीनों कथन एक ही एक्ट के हैं। तो उस एक्ट को आपको पहचानना है कि कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्ण नियंत्रण 1784 के पिट्स एक्ट को क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है तो कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को भी अलग कर दिया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करिए। प्रश्न क्या है? 1773 से 1853 के चार्टर एक्ट के विकास क्रम को विश्लेषित करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कैसे एक व्यापारिक संस्था राजनैतिक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो आपको यह बताना है कि 1773 में जो एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस प्रकार राजनीतिक संगठन के रूप में बदल गई इन चार्टर एक्ट के मदद से। इन चार्टर एक्ट के विकास क्रम को आप दिखाते हुए आपको लिखना है। यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, 200 से 300 शब्दों के बीच लिखने की कोशिश कीजिए। 300 शब्द से ज्यादा मत लिखिए, 200 शब्द से 300 शब्द के बीच इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ लिखिए, जो जितना लिख सके उतना लिख के आप कमेंट जरूर करिए। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए लाभप्रद है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।